हेलो 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 बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल? कैसे हैं आप सब? भाई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। एक बार जल्दी से बता दीजिए कि क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? एम आई क्लियरली ऑडिबल? एम आई क्लियरली विजिबल और नॉट? हेलो हेलो हेलो। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? बोलो भाई, जल्दी से बता दो बच्चों। चलिए ठीक है। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है जेनेटिक कोड के बारे में। जेनेटिक कोड, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। आनुवांशिक कूट कह सकते हैं आप। आनुवांशिक कूट, जेनेटिक कोड, ठीक है। और फिर आज ही के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रकूट एवं प्रकूट की विशेषताएं। प्रकूट एवं प्रकूट की विशेषताएं। ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नया साल शुरू हो चुका है, आपके मन में भी नई उम्मीदें होंगी, ठीक है ना। कुछ वादे होंगे जो आपने खुद से किए होंगे। बेहतर होगा कि आप अपने लिए कंस्ट्रक्टिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, कुछ संरचनात्मक सोचिए, कुछ सृजनात्मक सोचिए, जिससे क्या हो, वो आपके लिए भी प्रोडक्टिव हो, आपके लिए भी एक बढ़िया आउटपुट आए, और पूरी सोसाइटी के लिए। एक पढ़ा लिखा इंसान अगर वो सही रास्ते पर चलता है तो ना वो सिर्फ अपना भला करता है, बल्कि अपने परिवार का, अपने समाज का, है ना, हर किसी का भला करता है। ठीक है। दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। इस साल की ये पहली क्लास है हमारी। साल बदल चुका है, कैलेंडर बदल चुका है। आपके लिए सही मायने में साल बदलेगा जब आप नीट के एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी क्या आपके लिए सिर्फ कैलेंडर चेंज हुआ है ना। दो तीन चीजें हैं जो मैं आपसे कह सकता हूं, जो मैं कहना चाहता हूं। सर्दियों के मौसम में एक पॉजिटिव चीज होती है कि मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, तो हम बाहर ज्यादा घूमने फिरने नहीं जाते हैं। हम बाहर थोड़ा घूमने फिरने नहीं जाते हैं, तो हमारा समय जो है बच जाता है। हम ज्यादातर टाइम अपने घर में, अपने हॉस्टल में, अपने पीजी में रहते हैं। नुकसान ये है कि सोने का बहुत मन करता है कि बढ़िया रजाई में लिपटे रहो, है ना, ब्लैंकेट के साथ जो है चिपके रहो, सो जाओ। ये थोड़ा सा एक नुकसान वाली बात हो जाती है बेटा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक धैर्य का परिचय देना है। बाहर नहीं जाना है ना। फिर शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा जनवरी से कुछ दिनों के बाद, तो आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, जिसमें आपका ज़्यादा समय लगे। 2 घंटे जाने में लग रहा है, 2 घंटे वहां रुकोगे, 2 घंटे आने में लग रहा है, आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा एक पेपर में लिखिए, सारे चैप्टर लिख लीजिए बेटा, है ना। बेसिकली दो चार्ट आपको बनाने हैं। एक में तो क्या करना है, या अगर आप चाहें तो बड़ा चार्ट बना ले, हर सब्जेक्ट में कर सकते हैं, बॉटनी में तो कर ही लें। चैप्टर का नाम लिख दीजिए। अगर कंप्लीट हो गया है, कोचिंग में कंप्लीट हो गया, मैंने पढ़ा दिया है, तो इधर टिक कर दीजिए। जो रह गया है उसमें ऐसे भी क्रॉस बना दीजिए कि अभी वो कराया जाना है। ठीक है ना। आपको सबको पता है कि कितने चैप्टर होंगे, कितने नहीं, लेकिन जब ये स्टडी टेबल में आपके सामने होता है ना, तो आप ज्यादा फोकस्ड होते हो। आपको ये समझ में आता है कि अरे भाई, इतना ज्यादा सिलेबस हो चुका है, ठीक है ना, और अब बस इतना ही बचा है, जरा सा बचा है। थोड़ा सा फोकस बढ़ता है उससे, जब आप पॉजिटिव सोचते हैं। ठीक है ना। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो थोड़ा सा फोकस बढ़ता है। इसके अलावा आप क्या करिए, मैं फिर से बता रहा हूं, ये बॉटनी में आपको करना ही करना है। आप चाहे तो सारे सब्जेक्ट में कर ले। अब जो चैप्टर हो चुके हैं, या इवन पूरे लिख लीजिए, जो चैप्टर होता जाए उसके सामने लिख लीजिए। यहां पर आपने लिखा चैप्टर, यहां पे लिखा आपने प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल लिविंग वर्ड है, जीव जगत। जीव जगत है भाई, आपको पूरा तैयार है, लिख लीजिए 100%। 100%। उसके बाद है जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण, मान लेते हैं ये भी आपको 100% तैयार है। फिर है आपका वनस्पति जगत।
अब वनस्पति जगत में आपको लग रहा है कि तैयार, अच्छा ये तैयार है कि नहीं तैयार है ये कैसे पता चलेगा? ये नहीं कि मैंने आज आपसे ये बात की, अभी मैं आपको ये बात बता रहा हूं, आज ही आप जाओ और पेज बना लो, ठीक है ना, पेज बना लो, ऐसा नहीं करना है। एक पेज में चैप्टर के नाम लिख लो, टाइम निकालो और लिविंग वर्ड के 30 से 40 सवाल लगा दो सिलेबस के रैंडमली। जितने परसेंट आपके सवाल सही हो जाएं वही परसेंटेज मान के चलिए। अगर 40 के 40 सही हो जाते हैं तो 100% लिखिए, एक गलत हो जाता है 39 सही होते हैं, जो परसेंटेज है वो लिखिए, उससे एक आइडिया आपको लगेगा। यही किसी चैप्टर के बिल्कुल ही सवाल नहीं बन रहे हैं तो फिर देखिए, और जिस सवाल में आपका परसेंटेज 80% से कम आ रहा है, अगर आपका जो परसेंटेज है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर वो आपको 80% से कम आ रहा है, भाई अल्टीमेटली क्या है, नीट में ये नहीं देखा जाएगा कि आपने कितने टेस्ट दिए, नीट में ये नहीं देखा जाएगा कि आपने कितनी क्लासेस करी, बेटा नीट में ये नहीं देखा जाएगा कि आपने कितनी बार एनसीईआरटी रीडिंग करी, नीट में ये देखा जाएगा कि ओमार में आपने कितने सही आंसर किए हैं, उसी हिसाब से आपका रिजल्ट बनेगा। तो अल्टीमेटली जो गेम है ना वो क्वेश्चन का है, जो क्वेश्चन का है, ठीक है ना। तो जितना परसेंट आ रहा है उसको कर लीजिए, अगर कहीं पर परसेंटेज 80% से कम है तो फिर भाई उस चैप्टर को एक बार पूरा रिवाइज करिए अच्छे से। प्लस जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये बात मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इससे पहले हमने पढ़ा था पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, आपसे सारे सवाल बन रहे हैं, मैंने शायद बोला था किसी बैच में, आपकी बैच में बोला था, किसमें बोला था, हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आप आप क्या कर रहे हो बेटा, आप वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। अब पता चला 80% चैप्टर तो आपके तैयार है, 80% चैप्टर मतलब 80% चैप्टर आपका तैयार है, लेकिन जो 20% है उस 20% में से पता चले कि अकेला 10% जो कंट्रीब्यूशन है वो डबल फर्टिलाइजेशन वाले क्वेश्चन का है, दोहरा निषेचन वाले क्वेश्चंस का है भाई, दोहरा निषेचन वाले क्वेश्चंस का। तो आप देखिए कि ज्यादा गलतियां कहां हो रही हैं, ज्यादा गलतियां कहां हो रही हैं। आप सिर्फ उतने सेगमेंट को अच्छे से रिवाइज करिए, बाकी आपने शॉर्ट नोट से बनाए होंगे या माइंड मैप बनाया होगा, वो चीज आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं, वो चीज आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जहां पर आप देख रहे हैं कि पता चल रहा है 80% में से 10% अकेले डबल फर्टिलाइजेशन का रोल है, तो फिर डबल फर्टिलाइजेशन को नोट्स निकालिए, अच्छे से पढ़िए, एक बार एनसीईआरटी लपेट दीजिए, ये करिए। क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि अब चीजें आपको बिखेरनी नहीं है बेटा, अब धीरे धीरे आपको चीजें समेटनी है ना, धीरे धीरे जो है चीजें आपको समेटनी है। जैसे इस चैप्टर के बाद अगर मैं देखूं तो आपके कुल 5 चैप्टर बचते हैं। एक तो बचेगा बड़ा चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, फिर माइक्रोब्स, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी, जिसमें से एक ये बड़ा चैप्टर है, ये ठीक ठाक चैप्टर है ना। ड्रॉपर बैच में ये 1 लेक्चर का चैप्टर होता है, इकोसिस्टम 2 लेक्चर का, बायोडाइवर्सिटी 1 या 2 लेक्चर का, यानी कि अगर देखा जाए 2 2 4 1 5 5 10 10 10 20, आज के बाद आप हार्डली आपका जो काम बचा है आज के बाद वो 25 लेक्चर के आसपास का बचा है भाई, मात्र, समझ रहे हो आप, 25 लेक्चर के आसपास का हिसाब किताब आपका बचा हुआ है मेरे भाई, केवल 25 लेक्चर का। तो आपको क्या करना होगा, अब आपको जो है ध्यान से समझिएगा, अब जो है आपको क्या करना होगा, चीजों को समेटना होगा। तो धीरे धीरे 11th बाइंड अप करना शुरू करिए, अब उसको फैलाइए मत, जीव जगत से शुरू करिए, कोई एक चीज ले लीजिए। और ये चक्कर छोड़िए बेटा कि ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, कुछ नहीं, आपको पूरा ही पढ़ना है, क्योंकि बायोलॉजी में आपको 340 से 360 के बीच में स्कोर करना ही करना होगा अगर आपको बढ़िया रैंक के साथ सेलेक्ट होना है। तो हर चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक सीक्वेंस बना लीजिए, या तो जिस क्रम में एनसीईआरटी में लिस्टिंग हुई है उस क्रम में शुरू कर लीजिए आप, या जिस क्रम में आपको पढ़ाया गया, थोड़ा सा वहां पर लिविंग वर्ड और सेल वाले चैप्टर का है, बाकी वो सेम सीक्वेंस होता है। लिविंग वर्ड है, लिविंग वर्ड को आप नक्की करो एकदम, होता नहीं है, जैसे आपने देखा होगा कोई काम करना होता है, मान लो किसी घर में शादी है, तो ऐसा नहीं होता कि घर वाले सारे काम एक दिन करते हैं। एक दिन क्या किया, टेंट वाले का ऑर्डर दे दिया, ठीक है, हलवाई को ऑर्डर दे दिया, है ना, कोई और ऑर्डर करना वहां कर दिया,
अगले दिन क्या किया, एक दिन क्या किया, एक साइड के कार्ड बांटे, और क्या किया, जो क्लोज रिलेटिव है वहां खुद चले गए, इस तरीके से। तो एक एक करके काम नक्की करते चले जाइए भाई, एक एक करके काम नक्की करते चले जाइए। जैसे लिविंग वर्ड कंप्लीट हो गया, अब उसको कंप्लीट करिए। अब सीधे वो खुलेगा भाई साहब मार्च एंड में, मार्च एंड में खुलेगा वो, मार्च एंड में। उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसको कंप्लीट करिए, अब वो खुलेगा मार्च एंड में। हाँ, फिर आपका प्लांट किंगडम, अब ये सब मार्च एंड में खुलेगा, मार्च एंड में। तो जब आप ऐसा करेंगे ठीक है ना, जब आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए काम बढ़िया हो जाएगा। अब एक चीज आती है, जैसे फिजिक्स वाले सर ने बताया होगा, आप सारा फॉर्मूला जो है एक पेज में लिख लीजिए, एक पेज में, ठीक है ना, एक पेज में। मोबाइल में फोटो खींच लीजिए, उसका मोबाइल में फोटो खींच लीजिए, पेज को लिख के स्टडी टेबल के आसपास कहीं चिपका दीजिए, मोबाइल में फोटो खींच लीजिए। अपना एक ना क्या करिए जो है, अपना एक ग्रुप बना लीजिए, उसमें अपने मम्मी पापा को जोड़ दीजिए, किसी को भी जोड़ दीजिए, एक ग्रुप बना लीजिए, एक ग्रुप बना लीजिए। जैसे व्हाट्सअप सब लोग यूज करते हैं, एक ग्रुप बना लो फिजिक्स का, एक बना लो केमिस्ट्री का, एक बना लो बायो का, है ना। या अगर चाहो तो बॉटनी और जोलॉजी भी अलग अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान है। आपके पास अगर चीजें तो उनका सही यूज करिए, कंस्ट्रक्टिव यूज करिए। व्हाट्सएप पे 4 ग्रुप बनाइए। फिजिक्स में आप क्या करिए, एक फॉर्मूला जो है, पेज जो आपने लिखा था उधर तो चिपका ही हुआ है, ठीक है, आपने वो फॉर्मूला वाला एकदम साफ सुथरा पेज या पीडीएफ बना के उसमें डाल लिया। मान लीजिए कहीं पे जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हैं, आप टेस्ट देने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, रास्ते में कई बार समय लग जाता है, कुछ मत करिए, आपके पास एक मोबाइल है, बस उसी मोबाइल में जो है अपना वो पीडीएफ खोल के नोट्स देखते जाइए, ठीक है ना। आपके जो क्या है फॉर्मूला है वो करते जाइए। और ये जो फॉर्मूला वगैरह है, मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो फॉर्मूला वगैरह है बेटा आपको कहीं से भी मिलता है, वो कितना भी प्रिंटेबल क्यों ना हो, आप उसको बेटा एक बार लिखिए जरूर आप जो है उसको एक बार लिखिए जरूर क्योंकि जब आप वो फॉर्मूला लिखेंगे ना तो वो आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा। जैसे एनर्जी के साथ अभी तक आपने जितने फॉर्म ऑफ एनर्जी लिखे हैं, एनर्जी के सारे फॉर्मूले एक साथ, फील्ड के सारे फॉर्मूले एक साथ, फोर्स के सारे फॉर्मूले एक साथ, ये भी करिए। तो इस तरीके से क्या है, एक नयापन भी बना रहेगा, आप लगातार चीजों में ना इंडल्ज रहेंगे। और जब आप लगातार चीजों में लगे रहेंगे, ठीक है ना, जब आप लगातार चीजों में लगे रहेंगे तो फिर भाई आप कंटेंट सीखेंगे, सब्जेक्ट सीखेंगे, सिलेक्शन होगा। एक बार में नहीं काम चलता है, 5 बार 10 बार 50 बार पढ़ना पड़ेगा। लिखा हुआ है तो उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए। सेम चीज केमिस्ट्री में कर सकते हैं, फिजिकल में जैसे आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक में कम से कम नेम रिएक्शन या जो बड़े बड़े रिएजेंट है गिरगनाट टाइप के, तो गिरगनाट भाई क्या क्या करता है वो लिख लीजिए इस तरीके से, मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम है। इनऑर्गेनिक में जो चीजें हैं, जो उसका कॉन्सेप्ट है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, या जो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी, जो इस तरीके की चीजें होती हैं। बॉटनी जूलॉजी में जो आप ज्यादा भूलते होंगे वो हो गए एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स। तो थ्योरी तो आपके शॉर्ट नोट्स में है ही है, सब कुछ है ही है। एक बार ऐसा एक नोट्स बनाइए, आप किसी चीज के एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो मत लिखिए उसमें क्या होता है, सिर्फ एग्जाम्पल पढ़िए, सिर्फ एग्जाम्पल पढ़िए भाई। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं पुष्पदल विन्यास, तो पुष्पदल विन्यास में आपको क्या करना है, आप लिखिए वेक्सिलरी मटर, बस खत्म। वो स्टैंडर्ड है, वो उधर क्या विंग है, और वो क्या कील है, नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, लिखना ही नहीं है कुछ, सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है। तो उससे क्या होगा, देखो इसमें होगा क्या, पहली बात तो ये काम एक दिन में नहीं होगा, और दूसरी बात कभी आप फिजिक्स का फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं, कभी आप केमिस्ट्री की रिएक्शन, कभी आप है ना जूलॉजी बॉटनी के एग्जाम्पल, तो उसके क्या हो जाएंगे, धीरे 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 जो है आपको चीजें जो है दिमाग में चढ़ने लगेंगी, याद होने लगेंगी, टिप पर आएंगी चीजें। और इसमें एक बढ़िया काम आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा आपके पास अपना प्लानर है, आपने रियल टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है या जो एटीएस है वो ज्वाइन किया है, उसका आप एक बार प्लानर देख लीजिए, प्लानर देख लीजिए आप उसका। तो हो सकता है कि आप उसके प्लानर के हिसाब से चल सकते हैं। जो चैप्टर रह गए हैं, जैसे मान लो टेस्ट में 4 चैप्टर पूछे जा चुके हैं, तो या तो उनको आखिरी में रख लो या प्लानर को फॉलो करते हुए चलो, और ये 4 चैप्टर को भी धीरे धीरे मैनेज करो, आधा घंटा दो। पढ़ाई के टाइम को डिसाइड करो। अब वो टाइम चला गया कि कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हो बेटा, वो टाइम गया, टाइम डिसाइड करो। बायोलॉजी इतनी देर पढ़नी है तो पढ़नी है, केमिस्ट्री इतनी देर पढ़नी है तो पढ़नी है,
फिजिक्स इतनी देर पढ़नी है तो पढ़नी है, और आप जिस भी सब्जेक्ट को जितना टाइम देते हैं, ठीक है ना, आप ऐसे समझो जो भी आपका टोटल टाइम है, टोटल टाइम उसका 30% टाइम आप दीजिए फिजिक्स को, 30% टाइम आज दीजिए केमिस्ट्री को, और 40% टाइम में आपका जूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों, जूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों। अब किसी का फिजिक्स बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री कंपेरेटिवली वीक है, तो उसका 5% यहां चढ़ा दो। किसी का जूलॉजी बॉटनी बहुत अच्छा है ना, तो इसको 30% ही कर लो, इन दोनों में 5-5% चढ़ा दो। लेकिन एक आइडियल सिचुएशन लेके चलो कि 60% टाइम में क्या करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री, 40% टाइम में क्या करना है जूलॉजी और बॉटनी, ये करना है, ये एक आइडियल टाइम है। अकॉर्डिंगली आप क्या करो, थोड़ा सा 10% का भी नहीं, 5% का, 5% का दाएं बाएं कर सकते हो भाई आप। और ये जो 60-40% है, तो उसमें भी आपको क्या करना है, इस 60% में से 10% से 15% टाइम निकालो जो रिवीजन के लिए है, जिसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। इधर भी बेटा आप 10% टाइम निकालिए, उसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है। सिर्फ क्या करना है बेटा, रिवीजन करना है, सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ रिवीजन करना है भाई। थोड़ा सा तो खुद पे जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। और रिवीजन का भी मैं बता देता हूं, थ्योरी रिवाइज करने के लिए दिन में एक आधा घंटा फिक्स कर लो, सबसे बढ़िया सुबह आधा घंटा, आधे से 1 घंटा जो है फिक्स कर लो। 30 मिनट से 50 मिनट, मैं तो 1 घंटा भी नहीं कह रहा, 30 मिनट से 50 मिनट, कुछ नहीं करना। और इसको 2 टाइम ऐसे डिवाइड कर लो। एक दिन क्या करो, एक चैप्टर कुछ भी छोटा सा जियोलॉजी का रिवाइज करो, या जितना पार्ट कर पाते हो उस 25 मिनट में, ठीक है। फिजिक्स कर लो, केमिस्ट्री कर लो, अगले दिन बॉटनी कर लो। ये सब मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, समझ रहे हो आप। कोई भी एक चैप्टर ले लो, जितना हो पाए उस 20 मिनट में रिवाइज करो। आपको मालूम है आपने कहां तक रिवाइज किया था अगले दिन, क्यों, क्योंकि फिर से ये ऐसे आ जाएगा, फिर से ये ऐसे आ जाएगा, है ना, फिर से ये ऐसे आ जाएगा, फिर से ये ऐसे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी, जूलॉजी फिजिक्स बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स जूलॉजी केमिस्ट्री बॉटनी, तो जो जितना हो पाता है। और जब आप ये काम करेंगे ना 6 दिन, तो पता है धीरे धीरे आपकी इफिशियंसी बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि आप रोज सब्जेक्ट देख रहे हैं, जो क्लास में चल रहा है वो तो आप कर ही रहे हैं। आपने 30 मिनट से 50 मिनट का टाइम निकाला हुआ है, क्योंकि बेटा एक सब्जेक्ट के स्ट्रॉन्ग करने से कुछ नहीं होगा, आपको तुरंत क्या करना होगा, करना होगा, सारे सब्जेक्ट करने होंगे। और एक और बात बता दूं मैं, अगर आप लगातार 5 घंटा कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो धीरे धीरे उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम होता जाता है, सेचुरेशन आता जाता है, सेचुरेशन, सही है ना। धीरे धीरे क्या होता है बेटा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। धीरे धीरे क्या होता जाता है, सेचुरेशन आता जाता है। तो इसीलिए आपको इतना नहीं पढ़ना है, 30 मिनट, मतलब मैक्सिमम 1 घंटा, रिवीजन में 30 मिनट पढ़ रहे हैं आप। 1 घंटा आपने फिजिक्स पढ़ी, उसमें से 15 से 20 मिनट आपने थ्योरी पढ़ी, 40-45 मिनट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। सब्जेक्ट चेंज, सब्जेक्ट चेंज, 15 से 20 मिनट 25 मिनट केमिस्ट्री पढ़ी, 40 से 45 मिनट क्वेश्चन लगाए, सब्जेक्ट चेंज। इससे क्या होता है, नयापन बना रहता है, नयापन बना रहता है बेटा, ठीक है ना, नयापन बना रहता है। और इसमें भी अगर कभी लग रहा है कि क्वेश्चन आज ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन नहीं है, तो उसका उल्टा कर लो, है ना। 40 से 50 मिनट थ्योरी पढ़ो, 20 मिनट सवाल लगा लो, 10 सवाल लगाओ, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में है, कितना आपको तैयार हो रहा है। तो क्या है बेटा, आपको ना 2-3 चीजें हैं। एक तो आपको इंटरेस्ट बनाकर रखना है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में एक तो आपको इंटरेस्ट बना के रखना है, और सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ये नहीं कि किसी को फिजिक्स ज्यादा अच्छी लग रही हो, फिजिक्स ही पढ़े चला जा रहा है। फिजिक्स में कितने नंबर आ जाएंगे, 180, बस 180 में सिलेक्शन होता नहीं है। किसी को केमिस्ट्री बहुत पसंद है तो वो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़े जा रहा है, आधे दिन केमिस्ट्री पढ़ता है, आधे दिन में बाकी काम करता है, नहीं। किसी को जूलॉजी बहुत पसंद है, भाई जी वो जूलॉजी ही पढ़े जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि सिलेक्शन जो है ना वो 4 सब्जेक्ट से होता है, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, है ना। मान लो ये चारपाई बनाई आपने ऐसे इस तरीके से, है ना, ये बेटा इस तरीके से आपने क्या किया, मान लीजिए चारपाई बनाई थोड़ा सा,
है ना। इस चारपाई का अगर एक भी पावा, एक भी जो पैर है इसका ना, अगर वो वीक है तो उस चारपाई में जो है आप लेट नहीं पाएंगे, वो हिलती डुलती रहेगी, है ना, पलट सकती है, आप गिर सकते हैं। तो अगर एक भी सब्जेक्ट वीक है तो फिर आप ना 100% श्योर नहीं हो सकते कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो इसलिए बेटा जम के मेहनत करिए, बदतमीजी मत करिए, जम के मेहनत करिए। आपने सपना देखा है उसका पीछा करिए, कैसे नहीं मिलेगी कोई चीज, 100% मिलेगी भाई। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं ना, आनुवांशिक कोड या आनुवांशिक कूट। कि भाई ये आनुवांशिक कूट क्या होता है, एक एक करके चीजों को समझेंगे बेटा। आनुवांशिक कूट यानी कि जेनेटिक कोड क्या होता है, जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड क्या होता है, समझिए। भाई आप ऐसे देखो जैसे डीएनए है, आपके पास बेटा डीएनए है, डीएनए में कुछ लिखा हुआ है, उससे आपने आरएनए बनाया, उस आरएनए में कुछ लिखा हुआ है, और फिर आपने क्या किया, प्रोटीन बनाई। लेकिन प्रोटीन तो न्यूक्लियोटाइड से बनता नहीं है, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन तो न्यूक्लियोटाइड से बनता नहीं है बेटा। प्रोटीन में तो पाया जाएगा अमीनो एसिड, प्रोटीन में तो बेटा पाया जाएगा अमीनो अम्ल। बोलो भाई, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो क्या होगा बच्चों, एक रिलेशनशिप आप देखेंगे कि डीएनए अथवा आरएनए में, डीएनए अथवा आरएनए में, डीएनए अथवा आरएनए में न्यूक्लियोटाइड का क्रम, न्यूक्लियोटाइड का क्रम एवं पॉलीपेप्टाइड, या प्रोटीन भी कह सकते हैं आप, सारे प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं लेकिन सारे पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन नहीं होते। तो कह रहे हैं न्यूक्लियोटाइड का क्रम एवं पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन में, प्रोटीन में अमीनो अम्लों के क्रम का संबंध, अमीनो अम्लों के क्रम का संबंध, क्रम का संबंध। ठीक है जी, डीएनए अथवा आरएनए में न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम है और पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन में अमीनो अम्लों का जो क्रम है, उनके बीच का जो संबंध है, वो जो रिलेशनशिप है, वही आनुवांशिक कूट है, जेनेटिक कोड है। जैसे आप कुछ भी लिख दें वो सब आनुवांशिक कूट है कहीं ना कहीं, वो सब क्या है बेटा, वो सब जो है आनुवांशिक कूट है, ये चीज आप याद रखिएगा। वो सारी चीजें क्या है बच्चों, आनुवांशिक कूट है। ठीक है ना, वो सारी चीजें आनुवांशिक कूट है। प्रत्येक जो आनुवांशिक कूट होता है उसे आप प्रकूट नहीं कहते। एक टर्म होता है आनुवांशिक कूट, और बच्चों एक टर्म होता है प्रकूट। एक क्या होता है, प्रकूट, दूसरा क्या होता है, आनुवांशिक कूट। प्रकूट एक प्रकार का आनुवांशिक कूट, मैं ऐसे बता देता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा कि प्रत्येक आनुवांशिक कूट प्रकूट नहीं होता। या इसको ऐसे लिखेंगे कि प्रत्येक प्रकूट, प्रत्येक प्रकूट आनुवांशिक कूट होता है, प्रत्येक प्रकूट आनुवांशिक कूट होता है। किंतु, किंतु प्रत्येक आनुवांशिक कूट प्रकूट नहीं होता, किंतु प्रत्येक आनुवांशिक कूट, आनुवांशिक कूट प्रकूट नहीं होता है। ठीक है भाई,
प्रत्येक जो प्रकूट है वो आनुवंशिक कूट होता है, किंतु जो प्रत्येक आनुवंशिक कूट है वो प्रकूट नहीं होता है। क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए यहां पर मैं एक क्या लिख रहा हूं, क्रम लिख रहा हूं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ATGC, ATGC ऐसे लिख दिया। बेटा ये आनुवांशिक कूट है, ये जो है ये आनुवांशिक कूट है ये। लेकिन बेटा इसको प्रकूट नहीं कह सकते, पूरे को, इस पूरे को प्रकूट नहीं कह सकते। आनुवांशिक कूट तो कह सकते हैं लेकिन प्रकूट नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है AATT ATGC AATTGG ATGC, ये भी लिखा हुआ है ऐसे। ये फिर से अगर आप पूरा का पूरा देखेंगे तो बच्चों ये फिर से पूरा का पूरा एक आनुवांशिक कूट तो है, ये एक आनुवांशिक कूट तो है, लेकिन ये प्रकूट नहीं है बेटा, प्रकूट नहीं है ये। मान लीजिए फिर से कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है ATGGC ATGC ऐसे लिखा हुआ है भाई। इसको भी अगर आप देखें तो ये क्या है, ये आनुवांशिक कूट तो है, ये आनुवांशिक कूट तो है, लेकिन इस पूरे को प्रकूट नहीं कह सकते बेटा। मान लीजिए कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई कि A T C G ऐसे लिखा हुआ है। तो ये भी बेटा आनुवांशिक कूट तो है लेकिन प्रकूट नहीं है बेटा। ये आनुवांशिक कूट तो है बेटा लेकिन ये भी प्रकूट नहीं है। लेकिन मान लीजिए कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है A सिर्फ इतना लिखा हुआ है, तो बच्चों ये आनुवांशिक कूट भी है, ये जो है आनुवांशिक कूट भी है और ये बेटा प्रकूट भी है। आगे बात समझ, ये बेटा आनुवांशिक कूट भी है और ये प्रकूट भी है। समझ पा रहे हो तुम? आनुवांशिक कूट भी है ये और प्रकूट भी है ये। या जैसे लिखा हुआ है कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए अगर आरएनए की बात कर लें, चलो आरएनए, आज आरएनए पकड़ लेते हैं या सीधे 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 पकड़ लेते हैं भाई। ऐसे लिखा हुआ है AGA लिखा हुआ है, तो ये क्या है भाई जी, ये आनुवांशिक कूट तो है, आनुवांशिक कूट तो है ये, और भाई जी ये प्रकूट भी है, ये आनुवांशिक कूट भी है और प्रकूट भी है। मान लीजिए कहां पर ऐसे लिखा हुआ है AGG, है ना, तो बच्चों ये भी आनुवांशिक कूट होगा, आनुवांशिक कूट तो होगा बेटा ये। और बढ़िया बात ये है कि ये प्रकूट भी है। तो कोई सा भी सीक्वेंस हो, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 10 का, 20 का, 25 का, वो सब बेटा आनुवांशिक कूट होता है। लेकिन प्रकूट एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है जो केवल 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, जो केवल 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है बेटा। तो अगली चीज है प्रकूट। अभी लिखने का समय मिलेगा बेटा, अभी लिखने का समय मिलेगा। प्रकूट पे आते हैं कि तो फिर ये प्रकूट क्या है, प्रकूट क्या है, ये कोडॉन क्या है, कोडॉन, ये शब्द जो है दिया था जॉर्ज गैमो ने, और खोज जो है की थी निरनबर्ग, मथाई और खुराना ने, निरनबर्ग, मथाई और खुराना।
निरनबर्ग, मथाई और खुराना। ठीक है भाई, निरनबर्ग, मथाई और खुराना इन्होंने खोज की थी। अच्छा, क्या होता है ये प्रकूट? तो चाहे आरएनए ले लो चाहे डीएनए ले लो, ठीक है ना, आप कहेंगे तीन न्यूक्लियोटाइड का वह विशेष क्रम, तीन न्यूक्लियोटाइड का वह विशेष क्रम, वह विशेष क्रम जो किसी एक अमीनो अम्ल का, जो किसी एक अमीनो अम्ल का, जो किसी एक अमीनो अम्ल का कूटलेखन करता है, कोडिंग करता है, कूटलेखन करता है, कूटलेखन करता है यानी कोडिंग करता है। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? कि भाई जैसे आरएनए में कोई चीज लिखी हुई है, आरएनए में कोई चीज लिखी हुई है बेटा, यू 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 लिखा हुआ है, तो ये यू 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 क्या करेगा? फिनाइल एलानिन को कोड करेगा। दो यू लिखे तो वो नहीं कर पाएंगे, या अगर चार यू को एक साथ देखो तो वो नहीं करेंगे, करेंगे यही तीन। तो इससे ये पता चलता है, ठीक है ना, कि ये जो है कैसा होता है, तीन न्यूक्लियोटाइड का एक विशेष क्रम है। तीन ही न्यूक्लियोटाइड यहां पर होंगे, तीन ही नाइट्रोजन बेस होंगे बेटा, तीन नाइट्रोजन बेस, तीन ही होंगे भाई, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। यानी कि जो प्रकूट है वो त्रिक होता है। यहां से बात ये पता चली कि प्रकूट जो है वो त्रिक होता है। प्रकूट क्या होता है? त्रिक होता है। ये उसकी एक प्रॉपर्टी भी है। यहां से हमें ये पता चला कि प्रकूट जो है त्रिक होता है, ट्रिपलेट होता है। प्रकूट कैसा होता है? त्रिक, ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट होता है, ठीक है ना। प्रकूट जो है ट्रिपलेट होता है, त्रिक होता है। और ये बात हमें बताई जॉर्ज गैमो ने। किसने बताई बेटा? जॉर्ज गैमो ने बताई ये बात, जॉर्ज गैमो ने, कि प्रकूट जो है वो त्रिक है भाई। अब इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं। तो जब ये प्रकूट वगैरह की बात आती है, या आगे चल के स्थानांतरण की बात आती है, इस संबंध की बात आती है, तो आपको हर तरीके की नॉलेज चाहिए होगी। या अगर इसमें जो खोजबीन में लोग लगे हुए हैं, हर क्षेत्र के लोग होने चाहिए, केमिस्ट्री के भी, फिजिक्स के भी, बायोलॉजी के भी, मैथमेटिक्स के भी। फिजिक्स वालों को मैथ आती ही है ना। ये मामला होता है, प्रकूट त्रिक होता है। ये बात बताई जॉर्ज गैमो ने। अब सवाल ये है कि प्रकूट जो है वो त्रिक होता क्यों है, त्रिकी क्यों होता है? डबलेट के फॉर्म में रह जाए, सिंगलेट के फॉर्म में रह जाए, यहां पर त्रिक ही क्यों है? त्रिक ही क्यों है बेटा? तो मैं पहले तो ये सवाल लिख देता हूं यहां पर, ये प्रश्न है, इसी के द्वारा हम थ्योरी भी सीख रहे हैं कि प्रकूट त्रिक क्यों होता है। प्रकूट त्रिक क्यों होता है, क्यों होता है? और इसका सलूशन बहुत लंबा चलेगा बेटा, समझना, आप बात को समझना। सबसे पहले तो प्रकूट की संख्या ज्ञात करने का एक रेडीमेड फॉर्मूला जो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको क्या करना है, प्रकूट की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना, प्रकूट की संख्या, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा m⁴n, जहां पर m का मतलब हो जाएगा प्रकूट का प्रकार, सॉरी न्यूक्लियोटाइड का प्रकार, माफ कीजिएगा, न्यूक्लियोटाइड का प्रकार, न्यूक्लियोटाइड का प्रकार, है ना। आपके लिए वैल्यू हो जाएगी m की वैल्यू 4, क्योंकि 4 ही तरीके का है, AUGC। इवन अगर आप डीएनए में काउंट करना चाहते हैं तो ATGC। या तो आप आरएनए के हिसाब से बात करेंगे, या फिर आप डीएनए के हिसाब से बात करेंगे। डीएनए में भी 4 प्रकार का होता है ATGC, और आरएनए में भी 4 प्रकार का होता है AUGC। मेनली तो आरएनए से बात होती है, क्योंकि डीएनए से आरएनए बना चुके होते हैं। अब आरएनए में एडेनिन है,
आरएनए में यूरेसिल है, आरएनए में ग्वानिन है, आरएनए में साइटोसिन है। तो आपके लिए बाय डिफॉल्ट ये संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 प्रकार का होता है। और एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब क्या होता है? प्रकूट में न्यूक्लियोटाइड की संख्या। प्रकूट में न्यूक्लियोटाइड की संख्या। प्रकूट में न्यूक्लियोटाइड की संख्या। प्रकूट में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कि एक प्रकूट में कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट। ये तो भाई रेडीमेड तरीका हो गया, ये तो फॉर्मूला है। चलिए अब सॉल्यूशन के अगले चरण में पहुंचते हैं। माना प्रकूट सिंगलेट होता है, माना प्रकूट एकलक सिंगलेट होता है भाई, सिंगलेट, सिंगलेट होता है, ऐसा मान रहे हैं हम। हमने मान लिया बेटा कि माना प्रकूट एकलक होता है, यानी इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड में एक ही, सॉरी, प्रकूट में एक ही न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहेगा। प्रकूट में, प्रकूट में एक ही न्यूक्लियोटाइड, प्रकूट में एक ही न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा, ऐसा मान लेते हैं हम, ऐसा मान लेते हैं भाई। तो बताओ प्रकूट की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? प्रकूट की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? m टू द पावर n। यहां पर m की वैल्यू कितनी है बताओ जरा? 4। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो क्या हो जाएगा? 4 के पावर 1, यानी कि प्रकूट की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। 4 प्रकूट हो जाएंगे। आप मुझे बताओ प्रोटीन बनाने वाला जो अमीनो एसिड है, प्रोटीन बनाने वाला अमीनो एसिड वो कितने प्रकार का होता है? बोलो भाई, पोल ले लेते हैं, ठीक है? 10, 20, 30 या 40। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। बताओ बेटा मुझे, प्रोटीन बनाने वाला अमीनो एसिड कितने प्रकार का होता है? 10 तरीके का, 20 तरीके का, 3 तरीके का, 30 तरीके का, 40 तरीके का? 10, 20, 30 या 40? 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 आंसर करिए बेटा जल्दी से। ठीक है, 75.38 काफी लोगों का सही है भाई आंसर। तो भाई आप खुद सोचो ना, 20 प्रकार का अमीनो अम्ल है और 4 प्रकार का प्रकूट है ना? तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी दोस्त। तो आप कहेंगे 4 प्रकूट क्यों नहीं हुआ? इसे ये लॉजिक बताया जाता है कि 4 प्रकूट, 4 प्रकूट 20 प्रकार के अमीनो अम्लों का, 20 प्रकार के
अमीनो अम्लों का 20 प्रकार के अमीनो अम्लों का, 4 प्रकूट 20 प्रकार के अमीनो अम्लों का कूटलेखन करने के लिए, उसकी कोडिंग करने के लिए, कूटलेखन करने के लिए, कूटलेखन करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ये सिंपली आप कह सकते हैं पर्याप्त नहीं है। ये तब है जब हमने माना कि प्रकूट सिंगलेट है, तो पता चला कि नहीं नहीं, अगर ये सिंगलेट होता तब तो मामला पूरा गड़बड़ी हो जाता है ना। खाने वाले 20 लोग, आपके पास एप्पल है 4। अब कुछ लोग कहेंगे सर टुकड़े करके दे दो, नहीं करना है, ये ज्ञान मत दीजिएगा, है ना, मुझे मालूम है। आपकी जो मानसिक बीमारी है उसको हर जगह प्रदर्शित ना करें, जो बताया जा रहा है वो समझे। तो 4 प्रकूट जो हैं वो 4 प्रकूट बेटा 20 अमीनो अम्लों के कूटलेखन के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, मान लिया सिंगलेट नहीं है, क्या ये डबलेट भी नहीं हो सकते थे? आइए भाई जी अगली बात करते हैं कि माना प्रकूट डबलेट है, माना प्रकूट डबलेट है, माना प्रकूट डबलेट है, इसका मतलब क्या है कि प्रकूट में 2 न्यूक्लियोटाइड है, प्रकूट में 2 न्यूक्लियोटाइड, प्रकूट में 2 न्यूक्लियोटाइड। तो फिर वही प्रकूट की संख्या ज्ञात कर लो भाई, प्रकूट की संख्या क्या होगा फॉर्मूला, m टू द पावर n। m की वैल्यू तो 4 होती ही है, n की वैल्यू आज कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि दो न्यूक्लियोटाइड मान के चल रहे हैं, डबलेट बना रहे हैं, यानी कि 4 टू द पावर 2, 4 के घाते 2, 4 गुणे 4 यानी कि 16। अभी भी वही माजरा है, खाने वाले 20, खाने वाले लोग हैं 20 और एप्पल है 16, फिर से दिक्कत है भाई। आप कहेंगे 16 प्रकूट, 16 प्रकूट 20 प्रकार के, 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के, 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के कूटलेखन के लिए, कूटलेखन के लिए पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। ठीक है भाई, 16 प्रकूट जो हैं वो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के कूटलेखन के लिए पर्याप्त नहीं है अभी भी। अच्छा चलो जरा कुछ और गेम किया जाए। तो पहले तो माना गया कि माना प्रकूट ट्रिपलेट है, माना प्रकूट ट्रिपलेट है। हम भैया ट्रिपलेट का क्या मतलब हो जाएगा? अगर सिंगलेट का मतलब है कि एक प्रकूट में 1 न्यूक्लियोटाइड, अगर डबलेट का मतलब है एक प्रकूट में 2 न्यूक्लियोटाइड, तो आप मुझे बताइए ट्रिपलेट का क्या मतलब हो जाएगा? तो बेटे आंसर करो, पगलाओ मत ज्यादा, ठीक है ना, तुम्हें सीखना है, मेरा क्या है। ठीक है, माना प्रकूट ट्रिपलेट है, यानी कि प्रकूट में 3 न्यूक्लियोटाइड है मित्रों, प्रकूट में 3 न्यूक्लियोटाइड है, 1 2 3, इन बीन 3, है ना। प्रकूट में 3 न्यूक्लियोटाइड है मेरे भाई, 3 न्यूक्लियोटाइड। समझ पा रहे हो दोस्त? आप रेडीमेड फॉर्मूला लगा के इसको मैथ में टकली भी देख सकते हो। प्रकूट की संख्या कैसे ज्ञात करते बेटा अपन? प्रकूट की संख्या, प्रकूट की संख्या बराबर m टू द पावर n। m की वैल्यू हमारे पास है 4, n है आज 3, 4 पावर 3 यानी 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी कि 64। अब तो भाई ये मामला है, ध्यान से समझना कहानी क्या है।
खाने वाले 20, एप्पल है 64। ध्यान से समझना कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट पकाया मैंने यहां पे। खाने वाले 20, एप्पल कितने? 64। अरे भैया, अब अगर 2-3 एप्पल सड़े भी निकल जाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर 2-3 एप्पल सड़े भी निकल जाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उआ, उग, उगा, यूए, यूएजी, यूजीए, ओकर, अंबर, ओपल, स्टॉप, कोडॉन, वो तो किसी अमीनो अम्ल का कूट लेखन नहीं करते। 3 एप्पल अगर सड़े भी निकल जाएं, भाई 64 एप्पल है आपके पास। आपके पास क्या है बेटा? 64 एप्पल है, 64। खाने वाले 20, कुछ सड़े भी निकल गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 कोडॉन, किसी का कूट लेखन नहीं करते, 61 बचे। खाने वाले 20, सही सलामत एप्पल 61। कुछ लोग 1 खाएंगे, कुछ लोग 2 खाएंगे, कुछ लोग 4 खाएंगे, कुछ लोग 5 और 6 भी खाएंगे। जो मर्जी है खाओ साहब, एप्पल की भरमार है आज, जितना मर्जी है उतना खाओ। आप कहेंगे 64 प्रकूट, 64 प्रकूट 20 प्रकार के, 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के, 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के कूट लेखन के लिए, 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के कूट लेखन के लिए पर्याप्त हैं, पर्याप्त होते हैं भाई। चक्कर ही कोई ना साहब, चक्कर ही कोई नहीं भाई। ठीक है जी, ये यहां तक का मामला देखो, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने फाइनली ये सिद्ध कर लिया कि जो प्रकूट है वो त्रिक होता है, ट्रिपलेट होता है वो। देखो बेटा, देखते चलो और लिखते चलो, देखते चलो बेटा और लिखते चलो इसको। चलिए, अभी लिख लिया बेटा? अब समझ में आया बेटा? प्रकूट ट्रिपलेट क्यों होता है पता चल गया या नहीं? प्रकूट जो है ट्रिपलेट क्यों होता है ये पता चला कि नहीं पता चला? हाँ या ना? प्रकूट क्यों ट्रिपलेट होता है ये बात पता चला? हाँ या ना? क्लियर है सबको? चलिए बढ़िया। अब ये प्रकूट की खोज कैसे हुई ये भी मैं आपको बता देता हूं, है ना? प्रकूट की खोज लैब में क्या किया गया? ठीक है ना, लैब में बेटा, लैब में, लैब में एक डीएनए लिया, सॉरी क्या किया गया, एक एंजाइम लिया गया, एंजाइम, एक एंजाइम लिया गया।
एंजाइम का नाम होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड हिंदी में लिख देता हूं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, या इसी एंजाइम को बेटा कहा जाता है सेवेरो ओकावा एंजाइम। सेवेरो ओकावा एंजाइम। ठीक है भाई, ये एंजाइम का नाम है, एंजाइम का नाम याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा भाई, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम है। उसी का दूसरा नाम हो जाएगा सेवेरो ओकावा एंजाइम। और ये क्या करेगा इन विट्रो यानी कि लैब में, इन विट्रो है ना, इन विट्रो यानी लैब में, शरीर के बाहर, कोशिका के बाहर क्या होगा, आप कहेंगे कि बिना टेम्पलेट के आरएनए निर्माण। बिना टेम्पलेट के आरएनए निर्माण। बिना टेम्पलेट के आरएनए निर्माण। भाई नॉर्मली क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। एंजाइम हो जाएगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, या फिर भाई डीएनए है और इस डीएनए को देखकर क्या हो जाएगा, एक आरएनए बन जाएगा। या फिर बेटा कहीं कहीं पर आप यह भी देखेंगे कि आरएनए से आरएनए बन रहा है और वो हो जाएगा आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एक कोई आरएनए है उसको देख के आरएनए बन जाएगा। तो कोशिका के अंदर या तो आप डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, आपके पास टेम्पलेट स्ट्रैंड है, या फिर आप आरएनए से आरएनए बना रहे हैं, आपके पास टेम्पलेट स्ट्रैंड है बेटा आपके पास। लेकिन लैब में क्या हो रहा है बेटा, लैब में क्या हो रहा है कि ना पहले से कोई आरएनए उपस्थित है, ना पहले से कोई आरएनए उपस्थित है बेटा। ठीक है ना, पहले से कोई आरएनए उपस्थित नहीं है भाई। और चूंकि पहले से कोई आरएनए उपस्थित नहीं है और ना ही पहले से कोई डीएनए उपस्थित है बेटा, फिर भी लैब में क्या किया जा रहा है, प्रयोगशाला में क्या किया जा रहा है, बिना टेम्पलेट के, बिना सांचा के आरएनए बनाया जाता है। भाई कोशिका के अंदर आरएनए कैसे बनता है ये मैंने आपको बताया था। कोशिका के अंदर आरएनए का निर्माण कैसे होता है, अनुलेखन की प्रक्रिया हमने पढ़ी। ये लैब में बस आपको क्या करना है, न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जाना है, आपको न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जाना है। और चूंकि वो न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाएगा, और कैसा न्यूक्लियोटाइड, जिसमें फॉस्फेट हो, तो इसलिए एंजाइम का नाम क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। यानी आपके पास टेम्पलेट नहीं है भाई। जैसे मान लो डीएनए है, फॉर एग्जांपल डीएनए है एटीजीसी, तो आप क्या बना लेंगे बताइए जरा, यूएसीजी बना लेंगे इसको देख के। लेकिन मान लो अगर कोई एंजाइम ऐसा हो कि वहां पर एक यूरेसिल ला दो, एक एडिनोसिन ला दो, एक ग्वानोसिन ला दो, एक साइटोसिन ला दो, उनको वो आपस में जोड़ सके लैब में, या ऐसे बहुत सारा यूरेसिल आपस में जोड़ सके, या बहुत सारा एडिनोसिन आपस में जोड़ सके। भाई ये पूरी संरचना है। ये ऐसे क्या है, नाइट्रोजन बेस, ये मान लो एच, और ये यहां पर क्या हो जाएगा HOH, और ये ऐसे क्या हो जाएगा भाई CH2, और ये फॉस्फेट, ऐसे होता है। तो यहां पर क्या करना है, जब लैब में ये चीजें बनाएंगे, जैसे सेल में बन रहा है, तो सेल में यहां पर कुछ कुछ बना हुआ है, तो यहां पे जो चीज है उसका पूरक न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, यहां पर जो चीज है उसका पूरक न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, यहां पर जो है न्यूक्लियोटाइड उसका पूरक न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा। लैब में क्या होगा, लैब में जो भी है ना, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट है तो वो, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट है तो वो, उसको लाना है और ये वाला बॉन्ड बनाना है।
उसको लाना है और ये वाला बॉन्ड बनाना है। जब ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तभी तो यहां पर नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा। जब यहां पर ये बॉन्ड जुड़ेगा, बनेगा, तभी तो नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, तभी तो वो श्रृंखला लंबी होती जाएगी। तो बिना टेम्पलेट के आप एक तरीके से समझो कि लैब में बन रहा है भाई, लैब में, लैब के अंदर पहले लिखा हुआ है कि इन विट्रो में। लैब में आपको, जब आप बिना टेम्पलेट के आरएनए का निर्माण करना चाहते हैं, आपके पास एंजाइम होता है सेवेरो ओकावा एंजाइम। इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, 2-3 साल से मैं बता रहा हूं, ये कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी उन्होंने रिसेंट के वर्षों में तो नहीं पूछा है, इधर अगर आप देखें 5-8 सालों में तो इन्होंने नहीं पूछा है भाई, नहीं पूछा इन्होंने, ठीक है ना। वो पूछ सकते हैं कि अगर हम बिना टेम्पलेट के आरएनए का निर्माण करना चाहते हैं, हम इन विट्रो सिंथेसिस करना चाहते हैं आरएनए की, तो कौन सा एंजाइम चाहिए होगा? आपका आंसर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज या सेवेरो ओकावा एंजाइम। नीरनबर्ग ने क्या किया, आगे की कहानी देखो भाई। नीरनबर्ग ने क्या किया, नीरनबर्ग, नीरनबर्ग ने बेटा, नीरनबर्ग एक वैज्ञानिक का नाम है। तो नीरनबर्ग ने क्या किया था, नीरनबर्ग ने बेटा, नीरनबर्ग ने इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, या आप कहेंगे कि सेवेरो ओकावा एंजाइम की सहायता से, 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 सेवेरो ओकावा एंजाइम की सहायता से समबहुलक, समबहुलक यानी कि होमोपॉलीमर, समबहुलक अर्थात होमोपॉलीमर का निर्माण किया था। होमोपॉलीमर का, होमोपॉलीमर का निर्माण किया था, निर्माण किया था। ठीक है भाई। जैसे उसने क्या किया बताओ जरा, उसने सबसे पहले यूरेसिल लिया, यूरेसिल वाला, और ऐसे सबको जोड़ के एक आरएनए बनाया, ये यू 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 ऐसे करके, ऐसे बनाया। इसको क्या कह दिया जाएगा, पॉलीयूरिडिलिक अम्ल। इतना याद नहीं रखना है तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा, इसको क्या कह देंगे, पॉलीयूरिडिलिक अम्ल, ऐसे। तो ये क्या बनेगा, देखो जरा इधर बेटा, एक फिनाइल एलानीन, दूसरा फिनाइल एलानीन, तीसरा फिनाइल एलानीन और चौथा फिनाइल एलानीन। क्यों? क्योंकि ये जो है यू यू यू, ये क्या करता है बेटा, देखो अब देखो यहां पे देखो, ये जो यू 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 है, यह यू 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 क्या करेगा, फिनाइल एलानीन को कोड करेगा बेटा, बड़े आराम से देख सकते हैं। किसको कोड करेगा, फिनाइल एलानीन को। ठीक है भाई, फिनाइल एलानीन को कोड करेगा। ऐसे उसने एक बार क्या किया, ऐसे बेटा उसने क्या किया बताओ जरा, ऐसे ए जोड़ दिया इस एंजाइम की सहायता से। तो अब क्या हो जाएगा, जब आप इसका ट्रांसलेशन कराएंगे तो ये ऐसे लाइसिन 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 बन जाएगा, पॉली एडिनिलिक अम्ल लाइसिन बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा बताओ जरा, लाइसिन बन जाएगा। देखो आप इधर, कहां गया बताओ जरा, कहीं पे लिखा है, ये रहा, ये ए अगर लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो बेटा, अगर ये ए लिखा हुआ है तो ये ए क्या बन जाएगा बताओ जरा मुझे, ये ए बन जाएगा बेटा लाइसिन, ए क्या बन जाएगा, लाइसिन बन जाएगा, लाइसिन। ऐसे ही बेटा उसने एक बार क्या किया, इस एंजाइम की सहायता से ऐसे सी 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 को जोड़ लिया भाई,
ऐसे, तो पता चला कि प्रोलीन 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 बना जा रहा है। ये आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, इतना याद रखिएगा, ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। समबहुलक का क्या मतलब हो जाएगा, बताओ जरा, बोलो बच्चों, समबहुलक का क्या मतलब हो जाएगा, बोलो, समबहुलक का क्या मतलब हो जाएगा बताओ। कि एक ही प्रकार के बहुलक है, यहां पर एक ही प्रकार का, मतलब एक ही प्रकार का न्यूक्लियोटाइड लेके उसका बहुलक बना दिया है, ठीक है ना। एक ही प्रकार का न्यूक्लियोटाइड लेके उसका बहुलक बना दिया गया है, एक ही प्रकार का न्यूक्लियोटाइड लेके उसका बहुलक बना दिया गया है, समबहुलक कहते हैं। प्रोलीन, इधर देखो, होगा कहीं पर, सी ये रहा, देखो प्रोलीन बन जा रहा है इधर, प्रोलीन। अगला बनाएंगे हम लोग ग्लाइसिन। तो जैसे मान लो उसने क्या किया है, इसे फिर से इसी एंजाइम की सहायता से जी 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 ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया भाई। तो प्रारंभ में कुछ नहीं बना था, कुछ दिक्कत आ गई थी इनको, ट्रिपल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया था, क्योंकि प्रारंभ में ट्रिपल स्ट्रैंडेड आरएनए बन, ऐसे लिख लेता हूं, या सिंपली आप ये याद रखो कि बाद में पता चला कि इससे क्या बनेगा, ग्लाइसिन बनेगा। जब निरनबर्ग ने शुरुआत में ये प्रयोग किया तो ट्रिपल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया था, ट्रिपल स्ट्रैंडेड, ये देखो जरा ध्यान से, इधर कहीं लिखा होगा, ये रहा ग्लाइसिन, ठीक है ना। तो प्रारंभ में क्या हुआ बेटा, कुछ नहीं बना था, क्योंकि ट्रिपल स्ट्रैंडेड आरएनए बना था, ट्रिपल स्ट्रैंडेड आरएनए, और ट्रिपल स्ट्रैंडेड आरएनए बनने की वजह से ट्रांसलेशन नहीं हो पाया था, ठीक है ना। ट्रिपल स्ट्रैंडेड जो आरएनए है उसको बनने की वजह से ट्रांसलेशन नहीं हो पाया था। इस तरीके से पता चला भाई कि जो यू है वो फिनाइल एलानिन को कोड करता है, जो ए है वो लाइसिन को कोड करता है, जो सी है वो प्रोलीन को कोड करता है, जो जी है वो बाद में फिर पता चला कि ग्लाइसिन को कोड करता है। किसको कोड करता है बेटा, वो ग्लाइसिन को कोड करता है, ठीक है ना। और समबहुलक का मतलब क्या हो जाएगा कि एक ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा। अगर यूरिडीन लिया तो फिर यूरिडीन यूरिडीन यूरिडीन, अगर एडिनोसिन लिया तो एडिनोसिन एडिनोसिन एडिनोसिन, अगर उसने साइटोसिन लिया तो फिर साइटोसिन साइटोसिन साइटोसिन, अगर उसने बेटा ग्वानिन लिया तो फिर ग्वानिन 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 ग्वानिन। बोलो भाई, बोलो बेटा। समबहुलक से, समबहुलक बनाने से निरनबर्ग ने किस प्रकार अमीनो एसिड की खोज की या प्रकूट की खोज की, कि कौन सा प्रकूट किसके बारे में पता लगाता है, ये पता चला या नहीं पता चला, आप मुझे ये बताओ पहले, बोलो भाई। हाँ या ना में आंसर कर दो जल्दी से, यस और नो। ये पता चल गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये जो है ना, लिखिए आप पूरा, ये भले ही याद ना रखें लेकिन प्लीज बेटा लिखिएगा पूरा, अभी जब आपको लिखने का मौका मिले। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, है ना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये जो है एनआरआई साइंटिस्ट हैं, इंडिया में पैदा हुए, फिर अमेरिका चले गए, इंडिया में इनको रिसर्च वगैरह करने में मजा नहीं आ रहा था, अमेरिका गए, वहां की सदस्यता ले ली, और अब ये एनआरआई हैं, तो इनको बाद में नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है ना। इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज। इन्होंने सेवेरो ओकावा एंजाइम की सहायता से, इन्होंने बेटा, इन्होंने सेवेरो ओकावा एंजाइम की सहायता से, इन्होंने सेवेरो ओकावा एंजाइम की सहायता से कहां गया, इन्होंने इन्होंने सेवेरो ओकावा एंजाइम की सहायता से
इन्होंने सेवेरो ओकावा एंजाइम की सहायता से, इन्होंने सेवेरो ओकावा एंजाइम की सहायता से समबहुलक तथा सहबहुलक का निर्माण किया। समबहुलक यानी कि होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, और सहबहुलक यानी कि कोपॉलीमर। सहबहुलक यानी कि कोपॉलीमर का निर्माण किया। ठीक है भाई। तो समबहुलक तो वही था जो आपने पहले पढ़ा, वही रिजल्ट आने थे। समबहुलक में तो कोई गेम है नहीं, समबहुलक में तो बेटा कोई गेम है नहीं, ठीक है ना। समबहुलक में कोई गेम नहीं है बच्चों, ठीक है ना। सहबहुलक समझो। अब समबहुलक तो आप पढ़ ही चुके हो। जैसे इन्होंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जीयू का सहबहुलक बनाया, जीयू का सहबहुलक, जीयू का, इन्होंने क्या किया, ऐसे जी यू जी यू जी यू जी यू ऐसे कर दिया भाई, ऐसे, ठीक है। 3 3 6 9 12 15 ठीक है। तो जीयू जी है ना, वो वैलिन को कोड करता है बेटा। जीयू जी जो है वो क्या करता है, वैलिन को कोड करता है। और जो यूजीयू है वो सिस्टीन को कोड करेगा, ये आप देख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा यहां पे बताओ जरा, ऐसे बन जाएगा, वैलिन सिस्टीन, वैलिन सिस्टीन, वैली, एक मिनट, जीयूजी वैलिन, यूजीयू सिस्टीन, जीयूजी वैलिन, यूजीयू सिस्टीन, जीयूजी वैलिन, जीयूजी, सिस्टीन। सह मतलब साथ साथ, वो किसी का भी बहुलक हो सकता है, यूजी का हो सकता है। क्योंकि इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि जब आप ऐसे जीयू 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 लिखते हो तो एक बनता है जीयू जी और एक बनता है यूजीयू। एक क्या बनता है, जीयू जी, और एक बनता है यूजीयू। इनको पता नहीं लगा कि कैसे क्या बनेगा, इन्होंने जब बनाया तो जो बना वो इन्होंने दुनिया को बताया। ये इनको नहीं पता है। आज तुम्हारे पास टेबल है ना, ये टेबल आज तुम्हारे पास थी, ये टेबल एक दिन में नहीं आ गई। वही तो मैं समझा रहा हूं कि ये जो टेबल है वो एक दिन में नहीं आ गई यहां पर। उन्होंने क्या किया, नीरनबर्ग ने इस तरीके से प्रयास किए पहले, बोले लेकिन अमीनो एसिड तो और भी हैं। तो खुराना ने क्या किया, ऐसा काम तो, ये वाला काम तो खुराना ने किया ही किया। फिर उसके बाद जैसे जीयू का सहबहुलक बनाया तो दो और का पता लगा, ऐसे यूसी का सहबहुलक बना लो, ऐसे एजी का सहबहुलक बना लो। जैसे आप एजी बार बार लिखोगे, ए जी ए जी ए जी, तो क्या होगा, एक बनेगा ए जी ए, एक बनेगा जी ए जी। सिमिलरली अगर आप ऐसे लिखते हो यू सी यू सी यू सी यू सी, तो क्या बनेगा, यू सी यू बनेगा, सी यू सी बनेगा। और फिर उससे जो कोड हुए, जो अमीनो एसिड मिले, वो पता चला। तो इस तरीके से इन लोगों ने कार्य किया बच्चों, है ना। यहां से पता चला, इस तरीके के कार्यक्रमों से पता चला कि किस प्रकार जो है प्रकूट किस अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, ये पता चला। यहां तक तो लिख ही लिया था, ये लिखिए बेटा, ये सब एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी ने ये नहीं पढ़ाया, लेकिन एनसीईआरटी ने ये बात बताई है। एनसीईआरटी ने ये नहीं पढ़ाया, एनसीईआरटी ने ये बात बताई है। आप पढ़िएगा, पढ़िएगा आप, ये मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, है ना। हाँ, एनसीईआरटी में है भैया, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी के बाहर जा रहा है मामला, नहीं, सब एनसीईआरटी में।
सब कुछ है भाई एनसीईआरटी में। लेखराज मीना कह रहे हैं सर सेवेरो एक्वा एंजाइम क्या होता है? बेटा एंजाइम है, एंजाइम का क्या काम है? रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। तो एंजाइम है भाई, वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना? चलिए ये भी लिखिए। लिखो भाई। सिस का फुल फॉर्म होता है सिस्टीन। सिस का फुल फॉर्म होता है सिस्टीन। LYS लाइसीन। चलिए ये टेबल है बेटा, इसमें कुछ विशेष चीजें आपको तो याद कर ही लेना है। ठीक है, कम से कम जो ये वाले हैं, मतलब जो मैंने आपको बताया कि ये इनकी इनकी कोडिंग है, होमोपॉलीमर जो है वो याद कर लीजिएगा। एक बेटा आप AUG का याद कर लीजिए। आप देखो और कहीं पर मिथियोनिन आपको देखा नहीं मिलेगा। AUG जो है वो स्टार्ट कोडॉन भी होता है बच्चों, वो स्टार्ट कोडॉन भी होता है, प्रारंभक कोडॉन भी होता है, इसलिए AUG का याद कर लीजिए। इसके अलावा बेटा एक आप याद करिए यहां पर UGG ट्रिप्टोफैन। UGG ट्रिप्टोफैन ये याद करिए बेटा, आप ये याद करिए। इसके अलावा आप याद करिए ये उआ उग उगा स्टॉप कोडॉन। उआ उग उगा स्टॉप कोडॉन। ठीक है, अब कुछ एक चीजें हैं जो मैं यहां पे आपको समझाना चाहता हूं। जैसे इधर देखो भाई, 4 ये हैं और 2 ये हैं, यानी सेरीन नाम का जो अमीनो अम्ल है, UCU UCC UCA UCG AGU AGC, ये 6 कोडॉन क्या करते हैं? सेरीन नाम के अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। ये 6 कोडॉन क्या करते हैं? बोलो बेटा। ये 6 कोडॉन, बेटा ये 6 कोडॉन जो है सेरीन नाम के अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। इधर देखिए, ये 4 इधर और ये 2 इधर, CGU CGC CGA CGG AGA AGG। ठीक है भाई, ये जो हैं ये क्या करते हैं बताओ जरा भाई? ये आर्जिनिन को कोड करते हैं। किसको कोड करते हैं? आर्जिनिन को कोड करते हैं। आर्जिनिन को, आर्जिनिन को कोड करते हैं भाई, याद रखेंगे आप, आर्जिनिन। ऐसे अगर आप देखें बेटा तो ये जो है UUA UUG CUU CUC CUA CUG, ये 6 ऐसे हैं जो ल्यूसीन को कोड करते हैं, ल्यूसीन को। बाकी ये वेलिन के 4 हैं, एलानिन के 4 हैं, स्पार्टिक एसिड के 2 हैं, ग्लूटामिक एसिड के 2 हैं, ये इस तरीके से हैं भाई। ठीक है ना? ये हिस्टीडीन, ये सब तो अपने को ये ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना है बस कि कौन किसको कोड करता है। ठीक है जी, चलिए और इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे बेटा प्रकूट की विशेषताएं। ठीक है, अगली चीज हमें पढ़ना है प्रकूट की विशेषताएं। अभी मैंने बताया कि प्रकूट जो है त्रिक होता है, मैंने आपको बताया प्रकूट त्रिक होता है। 61 प्रकूट अमीनो अम्लों का कूट लेखन करते हैं, 3 प्रकूट कूट लेखन नहीं करते, उन्हें रोध प्रकूट कहा जाता है। रोध प्रकूट, रोध प्रकूट कहा जाता है भाई, याद रखिएगा। पहली बात तो ये कि त्रिक होगा, ट्रिपलेट होगा, ट्रिपलेट। ठीक है ना?
क्या होगा? ट्रिपलेट होगा, ट्रिपलेट। प्रकूट जो है वो ट्रिपलेट होगा, बात नंबर 1। ठीक है ना? प्रकूट जो है ट्रिपलेट होगा, बात नंबर 1। कुल 64 प्रकूट बनेंगे, 64 में से 61 अमीनो अम्ल का कूट लेखन करेंगे, 3 किसी का कूट लेखन नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल लिखना है, लिखना और याद करना है, सवाल पूछे जाते हैं इस पे। और ये भी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के बाहर नहीं है कुछ भी, ये भी एनसीईआरटी है बेटा, ये भी एनसीईआरटी है। तो प्रकूट कैसा होता है? ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट। कुल कितने प्रकूट बनते हैं बताइएगा जरा? तो बेटा कुल प्रकूट बनते हैं 64, कुल प्रकूट बनते हैं बेटा 64। और 64 प्रकूट में से, ध्यान से सुनिएगा, 64 प्रकूट में से 61 अमीनो अम्लों का, 61 अमीनो अम्लों का कूट लेखन करते हैं, 3 किसी का कूट लेखन नहीं करते, उनको रोध प्रकूट कहा जाता है। स्टॉप कोडॉन आगे मैं पढ़ा दूंगा। कह रहे एक प्रकूट केवल एक अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है, इस कारण से यह असंदिग्ध व विशिष्ट होता है। समझना बेटा, मेरी बात ध्यान से समझना। ये बात ये है, कह रहे एक प्रकूट केवल एक अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है, एक प्रकूट केवल एक अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है भाई। एक प्रकूट क्या करता है? केवल एक अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है। जैसे मान लीजिए ये यूसीए लिखा हुआ, सेरीन के जैसे 6 हैं, ध्यान से समझिएगा। सेरीन हो गया आपका, आर्जिनिन हो गया और ल्यूसीन हो गया, ल्यूसीन। तो जैसे सेरीन के 6 हैं कोडॉन, यूसीयू भी सेरीन है, यूसीसी भी सेरीन है, यूसीए भी सेरीन है, यूसीजी भी सेरीन है, एजीयू और एजीसी भी सेरीन है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि एक अमीनो अम्ल के एक से अधिक कोडॉन हो सकते हैं। ध्यान से समझना, एक अमीनो अम्ल के एक से अधिक कोडॉन हो सकते हैं बेटा, एक अमीनो अम्ल के एक से अधिक कोडॉन हो सकते हैं, लेकिन एक कोडॉन वो किसी एक ही अमीनो अम्ल का कूट लेखन करेगा। जैसे जैसे यूसीयू जो है, यूसीयू क्या बनाएगा? सेरीन ही बनाएगा। यूसीयू कभी भी फिनाइलएलानिन नहीं बनाएगा, यूसीयू कभी भी ल्यूसीन नहीं बनाएगा, यूसीयू कभी भी टायरोसिन नहीं बनाएगा। तो यूसीयू हमेशा क्या बनाएगा बेटा? सेरीन बनाएगा। तो एक अमीनो अम्ल के एक से अधिक कोडॉन हो सकते हैं, लेकिन एक कोडॉन बेटा किसी एक अमीनो अम्ल को ही कोड करेगा। तो कह रहा है एक प्रकूट केवल एक अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है, इस कारण यह कैसा होता है? असंदिग्ध और विशिष्ट होता है, अनएम्बिगुअस और स्पेसिफिक। कन्फर्म है? यूसीयू का मतलब क्या है? सेरीन है। यूसीयू का क्या मतलब है? सेरीन है, सेरीन। कह रहा है कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों के द्वारा होता है, कुछ का एक से अधिक प्रकूट के द्वारा होता है बेटा। अपहासित कूट का क्या मतलब है? कि भाई कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक कोडॉन होते हैं, एक से अधिक कोडॉन। जैसे मैं आप एक चीज बता दूं, आपको ये याद रखना है, एयूजी का एक कोडॉन है, देखो आप, मतलब एयूजी नहीं, मिथियोनिन का बेसिकली, एयूजी तो एक रहेगा ही, मिथियोनिन का बेटा क्या है? एक कोडॉन है। ये देखो आप, मिथियोनिन का क्या है? एक कोडॉन है भाई, मिथियोनिन एक कोडॉन। कौन सा? एयूजी। सिमिलरली ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन एक कोडॉन, यूजीजी। लेकिन सेरीन, आर्जिनिन, ल्यूसीन 6 कोडॉन है भाई, इनके 6 कोडॉन, इन सबके क्या है? 6 कोडॉन है। बाकी जो बचते हैं शेष, उनके 2 3 4 है ना, इस तरीके से कोडॉन है इत्यादि।
2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो मिथियोनिन जो कोडॉन है बेटा, वो मिथियोनिन का एक ही कोडॉन होता है। ये पॉइंट, ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि कुछ ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिनके एक से अधिक कोडॉन है। इनफैक्ट मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन के अलावा सारे के सारे ऐसे हैं। मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन के अलावा बाकी सारे के सारे ऐसे हैं जिनके एक से अधिक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। वो वाली बात कह रहे प्रकूट जो है वो दूत आरएनए में लगातार पढ़े जाते हैं, ये बीच में रुके हुए नहीं होते। जैसे बेटा मान लो आपके पास क्या है, एमआरएनए है, उस एमआरएनए में इस तरीके से कभी नहीं होगा कि AUG फिर ऐसे GUG है ना, फिर ये AA, ऐसे नहीं होता कभी भी। बीच में कुछ भी डैश वैश नहीं लगा होता, ठीक है ना, ऐसे नहीं होगा ना। कभी ऐसे होगा कि AUG है ना, फिर GGG GCU, ऐसे भी नहीं होता, ठीक है ना, ऐसे भी नहीं होता। कभी बेटा ऐसे भी नहीं होगा कि AUG फिर कॉमा लगा के GUG फिर कॉमा लगा के CCC, ऐसा भी नहीं होता। याद रखिएगा कैसा होता है, ऐसा होता है जो मैं बताने जा रहा हूं। AUG GCG UCU ऐसे होता है। ये 5 to 3 अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये ऐसा होगा, लगातार होगा भाई। बीच में कोई कॉमा, फुल स्टॉप, हलंत, डंडा कुछ भी नहीं रहता भाई, लगातार होते हैं, लगातार, है ना। कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं है, कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, कुछ भी नहीं होता है भाई। 5वीं प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि ये जो हैं प्रकूट या कूट, वो लगभग सार्वभौमिक है। पूर्णतया लगभग भी इंपॉर्टेंट है, लगभग सार्वभौमिक है बेटा, वो नियरली यूनिवर्सल है मेरे भाई, वो नियरली यूनिवर्सल, दे आर नियरली यूनिवर्सल, लगभग सार्वभौमिक। पूरी तरीके से सार्वभौमिक नहीं है। लगभग क्यों है? अच्छा, सार्वभौमिक का मतलब समझो आप। जैसे मान लो यू है, तो यू क्या करेगा, आपके अंदर फिनाइलएलानिन बनाएगा, मेरे अंदर फिनाइलएलानिन बनाएगा। चलो हम तो एक ही स्पीसीज के हो गए। वो भालू के अंदर भी क्या करेगा, फिनाइलएलानिन बनाएगा, फिनाइलएलानिन। वो आलू के अंदर भी क्या करेगा, फिनाइलएलानिन बनाएगा। वो बैक्टीरिया में भी फिनाइलएलानिन बनाएगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है कि जो यू है, जैसे अगर आप प्रोटोजोआ में देखें और माइटोकॉन्ड्रिया में देखें बेटा, कह रहा है कि उदाहरणार्थ जीवाणु से मनुष्य में यू फिनाइलएलानिन यानी कि PHE का कूट लेखन करता है। यानी कि क्या है, सब में एक जैसा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, क्रैश नियम के कुछ अपवाद सूत्र कणिका प्रकूट तथा प्रोटोजोआ में मिलता है। ये एक्सेप्शन है कुछ। अगर ये दोनों एक्सेप्शन नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोजोआ, तो हम क्या कह रहे होते कि ये पूरी तरीके से 100% क्या होते हैं, सार्वभौमिक। अभी क्या है, ये लगभग सार्वभौमिक है। अभी क्या है, ये नियरली यूनिवर्सल है बेटा। क्या है ये, नियरली यूनिवर्सल है मेरे भाई, नियरली यूनिवर्सल, लगभग सार्वभौमिक। लगभग सार्वभौमिक क्यों है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोजोआ में एक्सेप्शन मिल रहा है, एक्सेप्शन मिल रहा है भाई, एक्सेप्शन मिल रहा है। तो ये क्या है, लगभग सार्वभौमिक भी होते हैं। इसके अलावा आखिरी में कि जो AUG है दोहरा कार्य करता है। 2 काम है, एक क्या है कि ये मिथियोनिन का कूट लेखन करेगा, और दूसरा ये प्रारंभक प्रकूट है। ट्रांसलेशन यहीं से शुरू होगा जहां पर ये AUG रहेगा। AUG है ना, हम वो हैं जहां खड़े हो जाए, लाइन वहीं से शुरू होती है। डायलॉग सुना ना रे, तुम लोग ये सब तो करते हो, ये डायलॉग वाला बहुत सुनते हो नहीं? ऐसे नहीं होता, सिर्फ डायलॉग सुनने से काम नहीं चलता, पढ़ना भी पड़ता है। जैसे मैंने डायलॉग भी सुना, फिर मैंने ये पढ़ भी लिया, मैंने दोनों को मिला दिया। क्या AUG क्या कह रहा है कि हम जानी, हम वो इंसान हैं, हम जहां खड़े हो जाएं लाइन वहीं से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि ये इनिशिएशन कोडॉन है, ये प्रारंभक प्रकूट है, प्रारंभक प्रकूट। लिखियो, इसको लिखो। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे रोधक प्रकूट पढ़ाऊंगा मैं आपको, रोध प्रकूट या स्टॉप कोडॉन।
लिखो भाई, ये लिखो जल्दी से। 6 पॉइंट है, फटाफट से लिख लो। और जो मैंने यहाँ साथ में लिखा है वो भी लिख लेना, जो मैंने साथ में यहाँ पे लिखा है वो भी लिख लेना। एक एक करके लिखते जाइए मित्रों। ठीक है भैया, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा। अब मैं आपको पढ़ाएंगे रोध प्रकूट। रोध प्रकूट या स्टॉप कोडॉन। रोध प्रकूट कह लीजिए, और या फिर आप कह सकते हैं भैया, क्या यार भैया यार, खाली पीली में कोडॉन बन गए, कुछ कर नहीं रहे हो भैया यार, ये जो है कुछ नहीं करते, है ना। कह रहे मैं बोलता नहीं हूं, अच्छा करके दिखाते हो। कह रहा मैं करके भी नहीं दिखाता। क्या करते हो? कुछ नहीं करते। कुछ तो करते हैं, रोकने का काम करते हैं, ट्रांसलेशन को रोकते हैं। आप कहेंगे 64 में से 3 प्रकूट, 64 में से 3 प्रकूट किसी भी अमीनो अम्ल का कूट लेखन नहीं करते हैं। किसी भी अमीनो अम्ल का कूट लेखन नहीं करते हैं। अमीनो अम्ल का कूट लेखन नहीं करते हैं, उन्हें क्या कह दिया जाएगा भाई? रोध प्रकूट कह दिया जाएगा। कूट लेखन नहीं करते हैं, उन्हें क्या कह दिया जाएगा? रोध प्रकूट। रोध प्रकूट में कौन कौन आ जाएंगे बताइएगा जरा। उआ, यू ए ए, उग, यू ए जी, उगा, यू जी ए, उआ उग उगा। इनको कहा जाता है ओकर, अंबर, ओपल। बोलो ऐसे, उआ उग उगा, बोलो। उआ उग उगा, यू ए यू ए जी यू जी ए, उआ उग उगा। जल्दी जल्दी बोलो भाई, है ना, तुरंत ये याद हो जाएगा। उआ उग उगा, उआ उग उगा, उआ उग उगा, ओकर अंबर ओपल, ओकर अंबर ओपल। उआ उग उगा, ओकर अंबर ओपल, उआ उग उगा, ओकर अंबर ओपल, उआ उग उगा, ओकर अंबर ओपल। बोलो भाई, उआ उग उगा, ओकर अंबर ओपल, उआ उग उगा, ओकर अंबर ओपल। यू ए ए उआ, यू ए जी उग, यू जी ए उगा। उआ उग उगा, ओकर अंबर ओपल। ठीक है, चलिए फटाफट से देखते चलिए इसको। अब मैं तब तक होमवर्क जुगाड़ लेता हूं थोड़ा सा। एक्सरसाइज जो तुम्हारा जो है ना पहला, वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा, आगे भी काम आएगा। इसमें जो जो मैंने बताया है उतना ही याद रखना है। इनके बिना बेटा, इस बोर्ड के बिना नीट का पेपर नहीं बनेगा, लिख लो कहीं पर, नीट 2025। इस बोर्ड के बिना बेटा नीट का पेपर नहीं बनेगा, मैं आपको बता रहा हूं।
100% है कि यहां से सवाल आने वाला नीट में साहब, 100%। कोई नहीं रोक रहा। ठीक है, चलिए। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए, खुद पर यकीन रखिए, और हमेशा ध्यान रखिए जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।